शुरू करें पढ़ना है ना। देख समझो बात को, पहले 8 लेक्चर में हम लोग करीब 8 लेक्चर कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और 8 लेक्चर में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। क्या कि हम बात कर चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का प्रूफ बात कर चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, ईएमएफ क्या होता है, भाई बहुत कुछ बातें कर चुके हैं, है ना। अब जो हमें बात करनी है, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में था वही बात कर ली थी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन क्या आता है, कंडक्टर्स होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर सेमीकंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी, है ना। ऐसी बातें हम कर चुके हैं। एलॉय होता है तो एलॉय में टेम्परेचर चेंज करने से ज्यादा रेजिस्टेंस में कोई चेंज होता नहीं है, राइट। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे, बहुत बात तो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में होता है, बिल्कुल सही बात है, पर एक और चीज होती है, मतलब अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो एक और चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, पर एक और चीज हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी आर स्टडीइंग, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं उसकी बात करता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार अननोन रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एज अ प्रिंसिपल यूज करते हैं इन लैब्स, मतलब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल्स में हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं के फंडामेंटल पे, के प्रिंसिपल पे। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बैठा हुआ है ना हमारे पास, एक मिनट, हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या नाम है, उस पे प्रिंसिपल पे हमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम मीटर ब्रिज है, तो हमें वो पढ़ना है। पर लेकिन मीटर ब्रिज पढ़ने के लिए पहले उसका प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो हेडिंग डाल दो, फिर आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, हेडिंग डाल लो व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर बात करना शुरू करते हैं, समझना, है ना। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है उसकी बात करता हूँ, डायग्राम क्या है उसकी बात करता हूँ, समझना। बोला व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जो ऐसे लगाओ, समझना। ये है ना, मतलब ऐसे ही कुछ सेटअप टाइप है ना। और इधर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है डायगोनल के बीच में, ये डायगोनल होगा, डायगोनल पे एक रेजिस्टेंस लगाए और दूसरे डायगोनल के बीच में एक बैटरी लगी हुई है। दिस सेटअप, ऐसा चित्र जिसमें डायगोनल के, एक डायगोनल के बीच में बैटरी लगी हो, अब जो ही नहीं कि यही वाली लगी हो, इसमें लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई भी एक डायगोनल के बीच में बैटरी लगी हो और एक डायगोनल पे रेजिस्टेंस लगाओ, राइट। ऐसे को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ रही है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस अलग अलग है, नामकरण कर देते हैं। ये R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, ये वाला R4 है, और इसको बोल देता हूं R5। ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं, है ना, R1, R2, R3, R4, R5, राइट। ये 5 रेजिस्टेंस, राइट। अब इस सेटअप को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, हम इसका एक और केस पढ़ते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इस वाले में कोई करंट नहीं है, मतलब जो भी करंट इसमें जा रहा है ये वाला करंट जीरो है, राइट। ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको I5 बोलूं, है ना, तो अगर मैं बोलता हूं इफ I5 इक्वल टू 0, I5 इक्वल टू 0 की कंडीशन को एक और नाम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ऐसा क्यों, ये कंडीशन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है, इससे बहुत अच्छा काम हो जाता है। बोला व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, बोला ये क्यों, इससे इसका फायदा क्या है। बोला देखो, अभी देखो तो अगर इसमें करंट जा रहा है कुछ, तो ना ही ये दोनों सीरीज में है, ना ही ये दोनों पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग, तभी तो करंट जा रहा है, तभी तो करंट फ्लो कर रहा है ना। तो जो करंट आया वो कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, जो यहां से आया कुछ अलग अलग बढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ। तो ना ही ये दोनों सीरीज में है, ना ही ये दोनों पैरेलल में, पक्का। वैसे ही कोई भी ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में दिख रहा है। बट हाँ, अगर I5 0 हो जाए तो मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब जो करंट यहां से आया है वो इसमें गया है।
राइट। जो करंट यहां से आया है वो इसमें गया है, और जो करंट यहां से आया है वो इसमें गया है, राइट। मतलब अगर मैं नाम ऐसे दे दूं, इसको बोलूं I1, इसको मैं बोलूं I2, इसको मैं बोलूं I4, इसको मैं बोलूं I3, राइट। तो अगर I5 0 है तो इसका मतलब है कि I1 इज इक्वल टू I2। ये बात समझ करिए, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, इधर तो कुछ गया ही नहीं। मतलब ये कि अगर यहां से 10 एम्पियर का करंट आया तो यहाँ पे 10 जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 गया। वैसे अगर नहीं होता तो यहाँ 10 जाता, तो यहाँ 10 आया तो हो सकता है यहाँ से 4 जाए तो यहाँ 6 जाए, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस, है ना। तो अगर ऐसा होता तब तो नहीं होता, पर सेम करंट नहीं होते। पर अगर ये वाला 0 है तो जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं गया, राइट। तो I1 इज इक्वल टू I2 और एंड I4 इज इक्वल टू I3, राइट। तो अगर बैलेंस कंडीशन है, अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो मैं ये बोल सकता हूं कि I1 और I2 सेम है और I4 और I3 सेम है, अगर I5 0 है तो। अगर ऐसी बात है दोनों में करंट सेम है तो मतलब दोनों सीरीज में, है ना। अगर ऐसी बात है तो इसको डायग्राम ऐसे बना सकता हूं ना यार मैं फिर तो, इनके बीच में बैटरी लगी है, राइट। कि मतलब ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R4 और ये वाला R3, ये वाली बैटरी अपनी। अब क्योंकि इसको उड़ा दिया, इसको स्ट्रेट लाइन बना लिया, इसके बीच में लगा था R5 तो इसको उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है भाई साहब, इसका कोई रोल नहीं है, इसको उड़ा दिया तो इसको काम कर लिया ऐसा। तो मैंने बोला भाई ये ऐसी बात हो रही है पूरी की पूरी, मतलब ये दोनों अब सीरीज में, ये दोनों अब सीरीज में, और इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में। बात समझ रही है? मतलब जिसका हम पहले आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते थे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का हम पहले आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते थे, पर अब निकाल सकते हैं अगर I5 0 हो जाए तो। I5 जब 0 होगा तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। बैलेंस कंडीशन कब होगा ऐसे अभी पढ़ेंगे, वही तो निकालना है, मेन फंडा वही है कि कब होगा ऐसा, कब क्या होगा उसको निकालना है। पर लेकिन मैंने बोला कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज में भी एक स्पेशल केस हो, जब I5 0 हो, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, तो I1 इज इक्वल टू I2 और I4 इज इक्वल टू I3। अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब है कि सर्किट को हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मतलब है इन दोनों, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 प्लस R2 इंटू R4 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना। इसका लिखूंगे आर इक्विवेलेंट, है ना। इतना पहले छाप लो फिर बताता हूं, इतना पूरा छाप लो, है ना, फिर इसका आर इक्विवेलेंट लिखता हूं, है ना। इसका मैं लिखता हूं। अच्छा ये कब होगा, कंडीशन लिख दूं क्या? ऐसा कब होगा, मेरी बात समझना, ऐसा तब होता है जब R1 इंटू R3 अपोजिट वाले मल्टीप्लाई करने, R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4, राइट। तब ऐसा होता है। अब ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है मुझको, है ना। ये वाली चीज प्रूव करनी है, ऐसे ही रटना नहीं है कि ऐसा होता है भाई, प्रूव करना है ना, कि R1 R3 इक्वल टू R4 R2 R4 हो, मतलब दिस इनटू दिस अगर इसके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। अब ऐसा कहां से आया, चेक, वी नीड टू चेक आउट। पर अगर ऐसा है तो बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल में, राइट। हाँ, अब क्या होता है बहुत बार कि भाई यहाँ पे करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको चेक करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? गैल्वेनोमीटर, है ना, चेक करने के लिए कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं करंट को चेक करने के लिए, है ना। तो गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं बहुत बार, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो कोई अगर गैल्वेनोमीटर ही लगाना, बल्ब लगा लो, एक बल्ब लगा दो, बल्ब जल रहा है तो मतलब करंट जा रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है तो करंट नहीं जा रहा है। पर ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हुआ, तो बल्ब फ्यूज हुआ तो भी क्या करोगे, तो इसलिए, है ना, तो कभी कभी गैल्वेनोमीटर, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बहुत बार, राइट। प्रूफ की तरफ चले, प्रूफ करें अब इन सबको, छाप लिया तुम लोगों ने। हमने बोला भाई इन बैलेंस कंडीशन I1 और I2 बराबर हैं, तो मैं इसको I1 ही लिख देता हूं, है ना, क्योंकि I5 0 है। तुम लोग को नया कंडीशन, तुम्हें नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं तो उसी में फेरबदल कर रहा हूं, है ना। हाँ, इधर इस वाले को मैं बोल देता हूं I2, क्योंकि ये सीधा I3 बोल देता हूं,
ये वाला i3 तो इधर भी i3, i5 ऐसे 0 हो रहा है, ऐसी बात है ना, आप समझना। मैंने बोला कि भाई इन बैलेंस कंडीशन, मुझे ये तो पता है कि बैलेंस कंडीशन में i5 इक्वल टू 0 है ना, तो बोला बाय केवीएल। केवीएल क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ। तो किरचॉफ लूप लॉ लगाता हूं एक बार इसमें, एक बार लगाता हूं इसमें, राइट। अब समझना, किरचॉफ लूप लॉ लगाता हूं, है ना, ये पहला लगाता हूं 1 में, ये वाला लगाता हूं 2 में। तो बाय केवीएल इन लूप 1, लूप 1 में केवीएल लगाता हूं, है ना। मैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, सब कुछ किया हुआ है, तो मैं कह रहा हूं लूप 1 में इक्वेशन लिखो, है ना, केवीएल से, और लूप 2 में इक्वेशन लिखो। लिखो फटाफट, चलो लूप 1 और लूप 2 की इक्वेशन लिखो। लिख ली तुम लोगों ने? अब तक लिख लेनी चाहिए, है ना। समझो ये बात, छापता हूं मैं, सुनो। बोला गया पहली बात तो, जैसे करंट जा रहा है, करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो इसको प्लस इसको माइनस। इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 हो गया ये। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। क्या दिखा रहा है प्लस माइनस? कि हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। तो ये प्लस माइनस दिखा रहा है कि यहां से यहां गए, तो मतलब ये हायर है, ये वाला लोअर है ना। यहाँ पे करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ये प्लस ये माइनस, है ना। पूरा मार्क कर लिया। इसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें करंट जाने वाला 0 है, हम मान चुके हैं, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में बातें करता है। हमने कहा ठीक है, अब शुरू करते हैं। लूप 1 में घूमते हैं। लूप 1 में घूमेंगे तो ऐसे घूमना है पूरा। तो प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस गए, तो मतलब पोटेंशियल घटा है। ये वही वाली बात है कि अगर करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा उसको। अब ये करंट की डायरेक्शन को अवॉइड करने के लिए एक तरीका है कि पहले आप प्लस माइनस मार्क कर लो करंट की डायरेक्शन देखते हुए, और फिर घूमना स्टार्ट करो। तो बोला यहां से चलते हैं, प्लस से माइनस गए तो घटे, प्लस से माइनस गए तो घटे, पोटेंशियल घटा। घटा तो क्या लिखा मैंने? माइनस I1 इंटू R1। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? I1 R1 रजिस्टर के अक्रॉस। तो यहां से करंट जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कोई सीन ही नहीं, तो प्लस 0। माइनस से प्लस गए तो अब की बार बड़ा है पोटेंशियल, माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल बड़ा। बड़ा तो क्या लिखा मैंने? प्लस I3 इंटू R4, राइट, इक्वल टू 0। मतलब इसका यह है कि I1 R1 इक्वल टू I3 R4। इसका यह भी मतलब है कि I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू R4 अपॉन R1, राइट। ये मैंने पहली इक्वेशन बना ली है। वापस देखो, है ना, मैं यहां से ऐसे घुमा तो प्लस से माइनस गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में लॉस हुआ, पोटेंशियल लॉस हुआ, लॉस हुआ तो माइनस लिखा, है ना। तो क्या लिखा? माइनस I1 R1, क्योंकि इसमें करंट I1 जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1। इसमें तो करंट ही 0 है, तो अगर लिखता भी तो 0 इंटू R5, तो 0, कोई मतलब ही नहीं है। माइनस से प्लस गया तो बड़ा, बड़ा तो लिखा मैंने कितना? माइनस से प्लस गया तो बड़ा, बड़ा तो क्या लिखा मैंने? प्लस I3 इंटू R4, क्योंकि इसमें करंट कितना जा रहा है? I3। बच्चा बहुत बार बोलता है सर ये करंट तो उल्टा जा रहा है। अबे करंट उल्टा जाने का तो सिग्निफिकेंस है ना कि ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तभी तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। हम ऐसे घूम रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने प्लस लिखा है ना। हम जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं वो देखना है मुझको, तो मैंने माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मैंने वो लिख लिया प्लस। पक्का? 100%, है ना। अब ऐसे ही लूप 2 में इक्वेशन लिखो, ऐसे ही सब लोग इन लूप 2 इक्वेशन लिखो। चलो ऐसे ही लूप 2 में इक्वेशन लिखें। इन लूप 2 हो गया? लिख लिया सबने? सुनो आ जाओ, है ना, मैं लिखता हूं, मैच करना, तुम लोग मैच करना। देखो लूप 2 सही है तुम लोग का,
लूप 2 है ना, लूप 2 में प्लस से माइनस गया तो घटा तो पोटेंशियल डिफरेंस लॉस हुआ है, तो लिखा माइनस I1 इंटू R2, माइनस है क्योंकि इसमें जाने वाला करंट I1 मान लिया गया, क्योंकि जो इसमें गया वही इसमें गया, जिसमें कुछ नहीं गया, तो प्लस से माइनस गया तो घटे, तो लिखा माइनस I1 R2। उसके बाद लिखा ये वाला माइनस से प्लस गए तो बढ़े तो लिखा प्लस I3 R3 इक्वल टू 0, राइट। इसको उठा के उधर ले गए और फिर बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसको ले सकता हूं ना I1 R2 ऐसे करके, है ना, या एक और स्टेप लिख लेता हूं नीचे इसके, देखो I1 R2 इक्वल टू I3 इंटू R3, है ना। फिर यहां से आया मेरे पास, है ना, I3 को नीचे ले गए तो उसको लिख लिया R3 अपॉन R2, राइट। इतनी बातें समझ गई तुम लोगों, राइट। ध्यान से देखो बोर्ड पे, ध्यान से देखो, है ना। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, है ना। आगे बढ़ू मैं, यहां तक चमक गया, छाप लिया I1 अपॉन I3 इज दिस, है ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैंने कहा भाई मैच कर लेता हूं मैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूं, दोनों को कंपेयर करूं तो क्या आएगा, देखो इन दोनों को, है ना, ये 1 और 2 से यूज करता हूं तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू है R4 अपॉन R1, और यही वैल्यू तो है R3 अपॉन R2, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इन दोनों को यूज करता हूं तो देखो R2 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 इंटू R3, है ना। दिस इज अ बैलेंस कंडीशन, यही तो प्रूव करनी थी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस रहेगा, जब R2 इंटू R4 इज इक्वल टू R1 इंटू R3, तब व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस रहेगा तब उस समय मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं बहुत ही आसान तरीके से। उस समय अगर कोई मुझे R इक्विवेलेंट पूछे तो मैं क्या लिखूंगा उसकी बात करता हूं, देखना। अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन है, इन बैलेंस कंडीशन, तो फिर तो वो सिंपल काम ऐसे ही जो भी बनाया था मैंने, राइट। तो ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R3, ये वाला R4, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा आपकी बात, R1 प्लस R2, R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, है ना भाई। ये दोनों का सीरीज में कितना R1 प्लस R2, और ये दोनों सीरीज में कितना R3 प्लस R4, इन दोनों का पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पूरा, है ना। ऐसा काम कर लिया मैंने, पूरे का पूरा काम, देखो ध्यान से, राइट। तो दिस इज ये R इक्विवेलेंट है ना, बैलेंस कंडीशन में। तो R इक्विवेलेंट निकालना आसान हो गया बैलेंस कंडीशन में। इन बैलेंस कंडीशन ऐसा सा हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, राइट, पक्का। छोटा सवाल पूछू, एक छोटा सवाल इस पे सबने छाप लिया है, सवाल पूछू छोटा सा। हाँ कोशिश करो कि भाई 3 ओम है, 9 ओम है, 2 ओम है, 6 ओम है, हाँ, और एक ये बीच में 2 ओम का लगा हुआ है, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 3, ये 9, 20 वोल्ट की बैटरी है। करंट कितना निकलेगा बैटरी से वो बताना है, ट्राई करो, चलो ले लिए फटाफट। भाई बैलेंस तो दिख ही रहा है, 3 इंटू 6 18, 9 इंटू 2 18, तो मतलब बीच वाले का कोई रोल नहीं है, तो ये गायब कर लिया, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो भाई ये दोनों सीरीज में आपकी बात 9 और 3, तो R इक्विवेलेंट कितना आया मेरे पास, देखो पहले इन दोनों का सीरीज में 12 इंटू ये दोनों सीरीज में 6 और 2 8 अपॉन 12 प्लस 8, चमक रही है। ये पूरे को 1 लिख लिया 12, ये पूरे को लिख लिया 8, तो अब R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में, तो वो लिख लिया 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8, तो ये कितना आया 12 इंटू 8 अपॉन 20, राइट। काटा बेटी 4 2 जा और फिर ये 5, है ना। तो ये आ गया आंसर, कितना आया R इक्विवेलेंट आया मेरे पास 24 अपॉन 5 ओम, राइट। तो करंट कितना आएगा, करंट इज V अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट। V की वैल्यू है 20 अपॉन 24 इंटू 5, अब 4 से कटेगा 4 5 जा और ये वाला 6 जा, तो 5 5 जा 25, तो 25 अपॉन 6 एम्पियर, आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बात समझ गई है। 25 अपॉन 6 एम्पियर, है ना, सीधे आंसर, हाँ बिल्कुल, है ना।
25/6, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ही आसान सवाल बका है ना, सीधे सिंपल। व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, वो भी बैलेंस कंडीशन पे। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर बैलेंस कंडीशन हो तो ऐसे काम करेंगे, है ना, बैलेंस कंडीशन हो तो ये काम कर सकते हैं, I = V/R इक्विवेलेंट लगा लेंगे, डन, कोई दिक्कत ही नहीं है, पक्का। एक और सवाल लिखूं मैं, एक और सवाल छोटा सा समझना, है ना, एक और सवाल इसी पे, हाँ, मतलब इस पे एक सवाल है जो बोर्ड में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पे सवाल आता है या मीटर ब्रिज पे सवाल आता है, जो उसका प्रिंसिपल है, मतलब मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, उस पे सवाल आता है तो अगला सवाल बहुत बार पूछते हैं, क्या उसको बताता हूं मैं, समझना, है ना, अगला सवाल बहुत बार पूछते हैं लोग, क्या है कैसे है उसकी बातें कर रहा हूं, है ना, समझना। समझना, ये बोला ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है और ये वाला R4 है, राइट। तो बोला गया कि पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था, गिवन इनिशियली व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट, ये बैलेंस था, राइट। अब किया क्या, फिर बोला गया कि नाउ अब क्या करें, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर लें, क्या करें, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर लें, मतलब गैल्वेनोमीटर उठा के यहां लगा लें, बैटरी को उठा के यहां लगा लें, राइट। तो बोला नाउ इफ galvanometer and battery is interchanged, अगर ऐसा कर लूं मैं अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर लूं तो फिर क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, न्यू बैलेंस कंडीशन, न्यू बैलेंस कंडीशन कभी ऐसे पूछते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि फाइंड करंट इन गैल्वेनोमीटर, राइट। वापस सवाल को रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात समझना, वापस सवाल को रिपीट कर रहा हूं। बोला पहले ऐसे कोई व्हीटस्टोन ब्रिज था, R5 की जगह गैल्वेनोमीटर लगा लिया, मैंने बताया था क्यों लगाते हैं, तो चेक की करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, राइट। फिर बोला वोल्टेज बैटरी लगा रखी है ऐसे, R1 R2 R3 R4 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। बोला इनिशियली व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, मतलब पहले बैलेंस था, बैलेंस है मतलब इसमें कोई करंट जा रहा होगा नहीं। बोला गैल्वेनोमीटर में पहले कोई करंट नहीं जा रहा था, बैलेंस था, या ऐसा ही बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, नल नल NULL है ना, नल डिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब कोई करंट नहीं जा रहा, चमक रही है ना, मतलब गैल्वेनोमीटर का जीरो सेंटर में होता है, तो सेंटर पे तो सेंटर पे ही है, ऐसे खड़ा है तो ऐसे खड़ा हुआ है ना, वो अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, नल डिफ्लेक्शन मतलब कोई करंट नहीं जा रहा है, तो बोलते हैं गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, है ना, या व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, या इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, एक ही बात ये सब, है ना। अब बोला इफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरीज इंटरचेंज, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो नई बैलेंस कंडीशन क्या होगी ये बता दो, या फिर ये बता दो कि अब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा। सवाल चमका है तुम लोगों, सवाल समझ में आया सबको, सवाल 100%, है ना, सवाल चमक गया ना, अब कोशिश करो, है ना, आंसर करने की कोशिश करो, है ना, सॉल्यूशन की तरफ कोशिश करो। बताऊं मैं, मेरी बात समझना, करना क्या है मेरी बात समझो, है ना, फील करते हैं इसको, क्वेश्चन तुम लोग लिख चुके होगे तो इसमें एडिटिंग करता हूं। बोला गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दो, मैंने कहा ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की जगह एक ऐसे बैटरी लगा दी, और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दो, मैंने कहा ओके ओके, गैल्वेनोमीटर की जगह एक बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला अब इसको रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को, कैसे, इस पूरे इस वाले वायर को उठा के बाहर ले आता हूं, है ना, ये दोनों कनेक्टेड तो इसके बीच में ही है ना, बस इसको उठा के बाहर बना लेता हूं, इसको उठा के अंदर बना लेता हूं, मतलब सर्किट रीड्रॉ करता हूं, रीड ऑन एज, सर्किट को वापस रीड्रॉ करता हूं, कैसे, मेरी बात समझना, देखो
ये वाला अपना R3, ये वाला अपना R4, ये वाला अपना R1, ये वाला अपना R2। देखो क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर लगा था इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इन दोनों के ही लगाया पर लेकिन अंदर जाके लगाया इन दोनों पॉइंट के बीच में, और बैटरी ऐसे लगा ली बाहर। ये अभी भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा तुम्हें, ये अभी भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है भाई साहब, है ना। अब क्या है, बस गैल्वेनोमीटर के अपोजिट वाला, मतलब R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। अभी भी देखो तो बैलेंस कंडीशन क्या है मेरे पास, है ना। बैलेंस कंडीशन इज R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 बाई अपोजिट डायगोनल। R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। अभी भी तो वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो अभी भी बैलेंस, अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाने वाला नहीं है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, या बैलेंस कंडीशन रिमेन सेम। पहले भी यही थी, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। पहले इधर गैल्वेनोमीटर लगा था, इधर बैटरी लगी थी, तब भी तो यही था, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। अभी भी वही है, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। तो मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज में इफ यू इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, देयर इज नो चेंज। गैल्वेनोमीटर में अभी भी कोई करंट नहीं जाने वाला, और अभी भी बैलेंस कंडीशन सेम ही रहने वाली है जो पहले थी। पहले अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था, तो अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस। बात चमकी सबको, सबको बात चमकी है ना। तो नोट डाल के लिख लो, इफ वी इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, नोट डाल के लिख लो, है ना। इफ वी इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, इफ वी इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, if we interchange galvanometer and battery, if we interchange galvanometer and battery, if we interchange galvanometer and battery, then there is no change in the balance condition of Wheatstone bridge. Then there is no change in the balance condition of Wheatstone bridge. Then there is no change in the balance condition of Wheatstone bridge. That is I dot E वाला है ना, हाँ, that is if initially no galvanometer shows no deflection, that is if initially galvanometer shows no deflection, that is if initially galvanometer shows no deflection, then still current through a galvanometer will be zero. Then still current through galvanometer will be zero. मतलब इंटरचेंज करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाने वाला नहीं है, क्योंकि पहले अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था, तो अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड। बात चमकी तुम लोगों को 100%? इतनी बातें सबको चमक गई हैं? अजय, राहुल, निखिल, कनिका, आकाश, दिशा, चमक गई बातें? ओके, है ना, डन। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज, है ना। एक पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और एक पढ़ेंगे हम लोग, क्या नाम है, पोटेंशियोमीटर, है ना। तो पहले मीटर ब्रिज की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर के। ये दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसपे बहुत बार सवाल आता है अपने पास, है ना। पेपर्स में बहुत बार सवाल आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से, है ना। तो